मुंबई की उस सस्ती बिल्डिंग में मेरा सबसे महंगा सौदा होने वाला था, मेरी फियांसे की रूह का। दोस्तों, हर बिल्डिंग में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग जाने से कतराते हैं। कहीं टेरेस, तो कहीं बेसमेंट का वो अंधेरा कोना जहां रात होते ही हवा भी अजीब लगने लगती है। लेकिन मुंबई के अंधेरी की उस पुरानी बिल्डिंग में मौत का रास्ता बटन 6 के पीछे छुपा था। लोग कहते थे, रात 1:30 के बाद लिफ्ट नंबर 6 का बटन दबाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, और जो लौट भी आए वो पहले जैसे नहीं रहते। कहते हैं उस लिफ्ट के अंदर कभी कभी जलने की बू आती है, कभी किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देती है, और कभी सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट खाली होती है लेकिन उसके स्टील डोर पर अंदर से किसी के नाखून घिसने के निशान दिखाई देते हैं। मैं राघव हूं, एक नाइट शिफ्ट वीडियो एडिटर, और मैंने इन वार्निंग्स को सिर्फ एक मजाक समझा था। पर उस रात जब लिफ्ट 5 के ऊपर निकल गई और डिस्प्ले पर लाल रंग में सिर्फ एक ब्लिंकिंग 6 चमकने लगा, तब मुझे समझ आया कि कुछ फ्लोर्स नक्शे में नहीं, सिर्फ मौत की चीखों में एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे खौफनाक बात, उस रात लिफ्ट में मैं अकेला नहीं था। मैं हूं नवीन, और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद आपकी लिफ्ट का दरवाजा भी अभी किसी ऐसे फ्लोर पर खुलने वाला है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आज रात उसका दरवाजा 5 के बाद खुला, तो गलती से भी लिफ्ट से बाहर मत निकलना। मैं और मेरी फियोंसे नैना 3 महीने पहले इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। मुंबई में इतने कम रेंट पर 2 BHK मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। सच कहूं तो हमें उस वक्त सिर्फ घर चाहिए था, वार्निंग नहीं। बस एक अजीब रूल था जो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर मोटे लाल अक्षरों में लिखा था। रात के 1:30 बजे के बाद लिफ्ट नंबर 6 का इस्तेमाल सख्त मना है। नोटिस बोर्ड पुराना था, लेकिन उस लाइन पर नया लाल पेंट था, जैसे किसी ने उसे बार बार फ्रेश किया हो। नीचे किसी ने मार्कर से एक और लाइन लिखी थी, अगर लिफ्ट खुद रुक जाए तो अंदर मत देखना। मैंने हंसकर फोटो खींच ली। मुझे लगा किसी बच्चे की बकवास होगी। जब मैंने बिल्डिंग मैनेजर से इस रूल का रीजन पूछा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहले आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, सर, रात में लिफ्ट अवॉइड किया करो। पर क्यों? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। उस वक्त मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। मैं बात वहीं भूल गया। लेकिन शिफ्ट होने के दूसरे ही हफ्ते फ्लैट का माहौल बदलने लगा। रात होते ही घर अजीब ठंडा हो जाता। एसी बंद होने के बाद भी हवा में बर्फ जैसी ठंडक रहती। किचन के बर्तन कभी कभी अपने आप हल्की सी खनक करते। और हर रात ठीक 1:30 बजे बेडरूम की लाइट्स एक बार जरूर ब्लिंक करती। नैना भी बदलने लगी थी। पहले वो बहुत हंसी मजाक करती थी, लेकिन अब अक्सर चुप रहती। कभी बालकनी में खड़ी नीचे अंधेरे कंपाउंड को देखती रहती, कभी बिना वजह रात को उठकर हॉलवे में चलने लगती। एक बार मेरी आंख खुली तो मैंने उसे बेडरूम के कोने में खड़े देखा। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। मैं नींद में ही बोला, नैना, क्या हुआ? वो धीरे से फुसफुसाई, श्श, कोई सुन लेगा। मेरे पूरे बदन में ठंडी लहर दौड़ गई। कौन? उसने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो उसे कुछ याद ही नहीं था। उस रात के बाद चीजें और अजीब होने लगीं। कभी हमें लिफ्ट के बाहर किसी औरत के चलने की आवाज सुनाई देती, टक टक टक, लेकिन दरवाजा खोलने पर हॉलवे खाली होता। कभी लिफ्ट अपने आप हमारे फ्लोर पर आकर रुक जाती, फिर बिना किसी के अंदर आए नीचे चली जाती।
एक रात करीब 1:40 पर मेरी आंख अचानक खुली। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था और बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे लॉबी की तरफ बढ़ा। पूरी बिल्डिंग में मौत जैसी खामोशी थी। सिर्फ लिफ्ट के पुराने मोटर की घर घर आवाज गूंज रही थी। फिर मैंने नैना को देखा। वो लिफ्ट नंबर 6 के सामने सीधी खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बिना पलक झपकाए लिफ्ट के अंधेरे दरवाजे को घूर रही थी। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कान उभर रही थी, जैसे लिफ्ट के अंदर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। फिर उसने अपना हाथ हवा में बढ़ाया, जैसे किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया हो। मेरे पैर वहीं जम गए। ना, नैना। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो नैना की नहीं लग रही थी। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड मुझे बेसमेंट के सीसीटीवी रूम में ले गया। उसने बिना कुछ बोले फुटेज चला दी। ग्रेनी फुटेज। टाइम स्टैंप रात के 1:32। स्क्रीन पर नैना लिफ्ट के पास खड़ी थी। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन नैना ने अपना सर धीरे से झुकाया, जैसे कोई आदमी लिफ्ट के अंदर से बाहर निकला हो। उसके होंठ हिल रहे थे। वो किसी से बात कर रही थी। और फिर मॉनिटर पर अचानक स्टैटिक फैल गया। जिर्र जिर्र। स्टैटिक के बीच 1 सेकंड के लिए एक जला हुआ चेहरा स्क्रीन पर उभरा और गायब हो गया। गार्ड ने तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, उसे रोक लो, वो बुलावा भेज रही है। सिक्योरिटी गार्ड की वो बात, साहब वो बुलावा भेज रही है, मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। उस रात के बाद हर रात मेरे लिए एक नई दहशत बन गई थी। हर छोटी आवाज मुझे डरा देती थी। लिफ्ट का अचानक रुकना, कॉरिडोर में फुटस्टेप्स, या रात के अंधेरे में किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज। कुछ दिन तक मैं ये सब इग्नोर करता रहा, लेकिन जब नैना की हालत दिन ब दिन और अजीब होने लगी तो मैं बुरी तरह डर गया। आखिर एक दिन परेशान होकर मैं सोसाइटी के पुराने मैनेजर के पास पहुंचा। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसका छोटा सा ऑफिस था, जहां हमेशा पुरानी फाइल्स और सिगरेट की बासी बू रहती थी। लेकिन उस दिन ऑफिस अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। मैनेजर मुझे देखते ही घबरा गया। मुझे पता है तुम किस लिए आए हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही डर था जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में देखा था। पहले तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बार बार कह रहा था, बेटा, कुछ चीजें जान लेना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने टेबल के नीचे से एक पुरानी धूल से भरी फाइल निकाली। फाइल खोलते ही हवा में जले हुए कागजों की अजीब सी बू फैल गई। उसने पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग मेरे सामने रखी। डेट थी 1997। हेडलाइन पढ़ते ही मेरे कानों में एक अजीब सी घंटी बजने लगी, जैसे मेरा दिमाग उस सच को मानने से इनकार कर रहा हो। मेरी उंगलियों से न्यूज़पेपर लगभग छूट गया। अंधेरी अपार्टमेंट फायर में गर्भवती औरत की लिफ्ट में फंसकर मौत। मैनेजर ने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बिल्डिंग पहले इतनी बड़ी नहीं थी। बिल्डर ने चुपके से एक इल्लीगल 6ठी मंजिल बनवाई थी। सिर्फ कुछ खास लोगों को पता था उसके बारे में। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। एक रात शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे फ्लोर में आग लग गई। सब लोग भाग निकले, लेकिन एक गर्भवती औरत लिफ्ट नंबर 6 के अंदर फंस गई। मेरे गले में सूखापन भर गया। मैनेजर की आंखें अब भी न्यूज़पेपर पर टिकी हुई थीं। लिफ्ट मैकेनिकल फेलियर की वजह से उसी फ्लोर पर अटक गई थी। लोग कहते हैं वो औरत अंदर से दरवाजा पीटती रही, चीखती रही।
उसने धीरे से टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। ठक ठक ठक, बिल्कुल ऐसे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। जब फायर ब्रिगेड ने लिफ्ट खोली, मैनेजर की आवाज टूटने लगी, तो अंदर सिर्फ जली हुई हड्डियां थीं और लिफ्ट की स्टील वॉल पर उंगलियों के निशान, जैसे मरते वक्त उसने बाहर निकलने की कोशिश की हो। ऑफिस की ट्यूबलाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। 1 सेकंड के लिए रूम अंधेरे में डूब गया और उस एक पल में मुझे लगा मैनेजर के पीछे कोई और खड़ा है, एक जली हुई औरत। मैं झटके से सीधा हुआ। लाइट वापस आ गई, वहां कोई नहीं था। मैनेजर ने फाइल तुरंत बंद कर दी। बिल्डर ने अगले ही दिन उस फ्लोर को सील करवा दिया। ऑफिशियली वो फ्लोर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने धीरे से मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, पर कभी कभी रात के 1:30 बजे के बाद वो लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर जाती है, उस भटकती रूह को ढूंढने के लिए जो आज भी वहां इंतजार कर रही है। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। क्यों? मैनेजर की आंखें डर से फैली हुई थीं, क्योंकि कुछ रूहें मरने के बाद भी बिल्डिंग नहीं छोड़ती। उसी वक्त ऑफिस के बाहर लिफ्ट चलने की आवाज गूंजी। हुर्र, हुर्र। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथ से दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 1:30 बजे। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। जब मैं फ्लैट में वापस आया तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बेडरूम की हल्की पीली लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया और मेरी सांसें रुक गईं। नैना बेड पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, जैसे उसका जिस्म यहां हो पर रूह कहीं और। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। फिर उसने धीरे से अपना सर मेरी तरफ घुमाया और फुसफुसाई, राघव, क्या तुमने कभी छठी मंजिल देखी है? मेरी हार्ट बीट रुक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, नैना, क्या बोल रही हो? हमारी बिल्डिंग में सिर्फ 5 फ्लोर हैं। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक अजीब टेढ़ी मुस्कान उभरने लगी। वो मुस्कान नैना की नहीं लग रही थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, एक और फ्लोर है। उसकी आवाज हल्की सी 2 लोगों की आवाज जैसी लग रही थी। वो बुलाती है हमें। उसी पल बेडरूम की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मुझे लिफ्ट के दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं समझ गया था कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। जो भी उस बिल्डिंग में था वो धीरे धीरे नैना को मुझसे छीन रहा था। मैनेजर की बातें और नैना की वो खौफनाक मुस्कुराहट मेरे दिमाग में किसी गहरी चोट की तरह बैठ गई थी। मैंने तय किया कि मैं नैना को लेकर इसी वक्त ये बिल्डिंग छोड़ दूंगा। नैना, बैग पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे बोलते ही बेडरूम की ट्यूबलाइट एक बार जोर से फ्लिकर हुई, जैसे किसी ने मेरे फैसले को सुन लिया हो। मैं बस 2 मिनट के लिए बेडरूम में अपना वॉलेट लेने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो हॉल खाली था। घर का मेन डोर खुला था और बाहर कॉरिडोर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हवा के साथ एक अजीब सी जलने की बू भी फ्लैट में घुस रही थी। नैना, मैं चिल्लाया, पर सिर्फ मेरी ही आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि पूरी बिल्डिंग अजीब तरह से खामोश थी। ना किसी टीवी की आवाज, ना किसी फ्लैट का दरवाजा, ना किसी इंसान की हल्की सी हलचल, जैसे पूरी बिल्डिंग सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं पागलों की तरह लॉबी की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा
उसने मेरे शरीर का पूरा खून जमाने के लिए काफी था। लॉबी की सारी लिफ्ट्स बंद थीं। उनके बटन्स डेड थे। सिर्फ एक लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट नंबर 6। उसके ऊपर लगा पुराना डिजिटल डिस्प्ले लाल रंग में ब्लिंक कर रहा था। उसके लोहे के भारी दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे और उन दरवाजों के बीच के गैप से मैंने देखा नैना अंदर खड़ी थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें लिफ्ट के फ्लोर पर थीं और वो बिल्कुल स्टैचू की तरह सीधी खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके पैरों के पास फ्लोर पर हल्की सी काली राख फैली हुई थी। नैना, रुको! मैं चीखा और लिफ्ट की तरफ लपका, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। दरवाजा बंद होते वक्त मुझे एक और चीज दिखी। नैना के पीछे अंधेरे में कोई और भी खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत पतला, और उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़का। डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर्स बदलने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, और फिर जो मेरी आंखों को यकीन नहीं दिला सका वो हुआ। डिस्प्ले पर 5 के बाद जी या बी नहीं आया। वहां एक लाल रंग का 6 चमकने लगा। उस नंबर के जलते ही लॉबी की लाइट्स एक साथ डिम हो गईं। बिल्डिंग खत्म हो चुकी थी, पर लिफ्ट अब भी ऊपर जा रही थी और हर सेकंड के साथ उसके अंदर से एक अजीब सी घिसटने की आवाज आ रही थी। जैसे कोई चीज लिफ्ट की स्टील वॉल पर अपने नाखून घसीट रही हो। मैंने बिना सोचे समझे बराबर वाली लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का बटन पैनल बदल चुका था। नॉर्मल लिफ्ट्स में 5 फ्लोर तक के बटन होते हैं, पर यहां 5 के ऊपर एक एक्स्ट्रा बटन ग्लो कर रहा था। एक पुराना पीतल का बटन जिस पे खून जैसे लाल रंग से लिखा था 6। उस बटन के आसपास का मेटल काला पड़ चुका था, जैसे वो अंदर से जल गया हो। मेरे दिमाग ने कहा कि मत दबा, पर दिल नैना के लिए डर रहा था। मैंने वो बटन दबा दिया। जैसे ही मेरी उंगली बटन से टच हुई, लिफ्ट के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। एक बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरी गर्दन से टकराई और मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत ने धीरे से फुसफुसाया, लेट हो गए तुम। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। लिफ्ट में मेरे अलावा कोई नहीं था। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे नहीं, ऊपर जाने लगी। 5वां फ्लोर क्रॉस हुआ, पर लिफ्ट की रफ्तार कम नहीं हुई। वो इतनी ऊपर जा रही थी कि मुझे लगा बिल्डिंग खत्म हो चुकी है और हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। डिस्प्ले पर अब कोई नंबर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक लाल ब्लिंकिंग डॉट। अचानक लिफ्ट की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। अंदर की हवा अचानक भारी और गर्म होने लगी। एक अजीब सी चुभने वाली जलने की बू आने लगी, जैसे पुराने कपड़े, बाल और इंसानी मांस जल रहा हो। मेरी आंखों में जलन होने लगी। फिर मैंने नोटिस किया लिफ्ट की स्टील वॉल्स पर धीरे धीरे काले हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे अंदर से कोई जलते हुए हाथ दीवार पर रख रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुकी। ऐसा लगा जैसे लिफ्ट किसी चीज से टकराई हो। 1 सेकंड के लिए पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब गई और उस अंधेरे में मुझे डजन्स लोगों की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने बिल्डिंग का वो मॉडर्न पेंट किया हुआ कॉरिडोर नहीं था। सामने एक आधा जला हुआ भयानक और काला कॉरिडोर था। दीवारों से काली राख झड़ रही थी और छत से जली हुई बिजली की तारें सांप की तरह लटक रही थीं। फ्लोर पर राख की एक मोटी परत बिछी थी, जैसे बरसों से यहां कोई ना आया हो। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और उस कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में
नैना खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे डजन्स काली परछाइयां खड़ी थीं। वो सारी परछाइयां बिना हिले नैना को घेर कर खड़ी थीं, जैसे किसी पुराने रिचुअल का हिस्सा हों। उन सब की गर्दनें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगीं, और तब मुझे एहसास हुआ उन परछाइयों की आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरे खाली गड्ढे। तभी उस भयानक सन्नाटे में एक औरत की आवाज गूंजी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जलती हुई लकड़ी के चटकने जैसी फटी हुई और दर्दनाक थी। मुझे अकेला छोड़कर सब भाग गए थे। अब कोई नहीं जाएगा। अचानक कॉरिडोर की दीवारों से धुआं निकलने लगा, राख हवा में उड़ने लगी, और वो जली हुई औरत की परछाई धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, चमड़ी काली पड़ चुकी थी, और उसके पेट पर गहरे जलने के निशान थे, जैसे वो अपने अंदर किसी को बचाने की कोशिश करते हुए मरी हो। वो धीरे धीरे नैना के करीब पहुंची और अपना जला हुआ हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ी। कॉरिडोर में धुआं इतना घना था कि मेरा दम घुटने लगा। उस जली हुई औरत की आवाज, उसमें सदियों का गुस्सा और दर्द भरा था। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, नैना, मेरे पास आओ, हमें यहां से निकलना होगा। मेरे चिल्लाते ही कॉरिडोर की दीवारों से हल्की हल्की सिसकियां गूंजने लगीं, जैसे अंधेरे में छुपे लोग मेरी आवाज सुनकर रो रहे हों। नैना धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका गोरा रंग अब राख जैसा स्लेट ग्रे हो चुका था। उसकी आंखों में अब कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक सफेद खाली मंजर। उसने अपना मुंह खोला, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, बस काला धुआं बाहर आया। वो धुआं हवा में फैलकर अजीब चेहरे बनाने लगा, जले हुए चेहरे जो कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरते रहे और फिर हवा में घुल गए। मैंने देखा कि नैना के पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठ रहे थे। वो परछाइयां उसके कपड़ों को अपने काले हाथों से पकड़ रही थीं, जैसे उसे खींचकर उस अंधेरे कॉरिडोर की दीवारों में समेट लेना चाहती हूं। दीवारों पर नाखून रगड़ने की आवाजें आने लगीं। हर एक परछाई उस प्रेग्नेंट औरत की तरह दिख रही थी। उसकी जली हुई चमड़ी और फटे हुए कपड़े साफ नजर आ रहे थे। कॉरिडोर की दीवारों पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे अंदर कोई जिंदा दफन हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कॉरिडोर में गूंज रही सारी चीखों के बीच एक औरत की फटी हुई आवाज बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी, तुमने उसे चुना, तुमने उसे चुना। वो भयानक आवाज दोबारा गूंजी, पर इस बार वो मेरे बिल्कुल कान के पास थी। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में जली हुई चमड़ी की बू और तेज गर्मी थी। अचानक पूरे कॉरिडोर में आग की लपटें निकलने लगीं। ये असली आग नहीं थी, ये उस रात का दर्द था जो बार बार वहां रिपीट हो रहा था। आग की लपटों के अंदर मुझे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए, जलती हुई परछाइयां जो हेल्प के लिए चीख रही थी, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नैना ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, पर उसके हाथों की उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसने एक दर्दनाक चीख मारी और उसकी आवाज में उन सारी परछाइयों की आवाज मिल गई, राघव, हमें यहां रहना होगा। वो कहती है कि नए किराएदार कभी नहीं जाते। उसके बोलते ही कॉरिडोर के एंड में एक पुराना बच्चे का ट्राइसाइकिल अपने आप हिलने लगा, क्रीक, और उसकी छोटी घंटी धीरे से बजी, टिंग टिंग। मैंने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगर यह दरवाजा बंद हो गया तो मैं हमेशा के लिए इस जले हुए परगेटरी में फंस जाऊंगा। मैंने अपना डर पीछे छोड़ा
और उस गरम जले हुए कॉरिडोर में दौड़ लगा दी। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैर पकड़कर मुझे नीचे राख में खींच रहा है। नीचे बिछी राख अचानक हिलने लगी और उसके अंदर से आधे जले हाथ बाहर निकलने लगे। वो मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी चमड़ी उंगलियों से पिघलकर नीचे टपक रही थी। मैं नैना के करीब पहुंचा, पर वो जली हुई औरत की रूह अब मेरे और नैना के बीच खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा पूरा पिघल चुका था, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने अपना जला हुआ हाथ मेरे सीने की तरफ बढ़ाया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे कपड़े उसकी गर्मी से जलने लगे हैं। जैसे ही उसका हाथ मेरे करीब आया, मेरे सीने पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से गर्म लोहा दबा दिया हो। नैना, मेरा हाथ पकड़ो, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। मैंने देखा कि नैना की सफेद आंखों में एक पल के लिए वो पुरानी चमक आई, जैसे वो मुझे पहचान रही हो। मैंने उसके ठंडे हाथ को झटके से पकड़ा, पर उस मोमेंट पर पूरा कॉरिडोर कांपने लगा। सारी परछाइयां एक साथ चीखने लगीं और वो जली हुई औरत मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसके मुंह से निकली वो आखिरी लाइन मेरी रूह को कांप गई। इसने तुम्हें चुना है ताकि ये आजाद हो सके। और उस लाइन के तुरंत बाद लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई न्यूबॉर्न अंधेरे में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। उस जली हुई औरत की बात? इसने तुम्हें चुना है ताकि ये आजाद हो सके। मेरे दिमाग में किसी धमाके की तरह पटी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे पूरा कॉरिडोर मेरे आसपास घूम रहा हो। मैंने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था, पर उस मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ ठंडा नहीं बल्कि बर्फ से भी ज्यादा सुन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जिंदा इंसान का नहीं, किसी लाश का हाथ पकड़े खड़ा हूं। पूरा कॉरिडोर अब किसी भट्टी की तरह तप रहा था। दीवारों से खून जैसी लाल आग निकल रही थी और वो डजन्स परछाइयां अब हमारे इतने करीब थीं कि उनकी जली हुई सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उन परछाइयों के चेहरे अब धीरे धीरे साफ दिखने लगे थे। किसी की आंखें पिघलकर गालों तक लटक रही थीं, किसी का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और कुछ के मुंह इतने ज्यादा खुले हुए थे जैसे मरते वक्त वो चीखते चीखते जम गए हों। नैना, भागो, मैं चिल्लाया। मैंने नैना को झटके से लिफ्ट की तरफ खींचा। वो जली हुई प्रेग्नेंट औरत अब हवा में तैरते हुए हमारे बिल्कुल पीछे थी। उसका शरीर हवा में हिल नहीं रहा था, वो सीधा हमारी तरफ खिसक रही थी, जैसे कोई जली हुई लाश पानी पर तैरती हुई करीब आ रही हो। उसने अपना जला हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नैना का दूसरा कंधा पकड़ लिया। नैना के कपड़ों से धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चीख उठी, लेकिन वो चीख किसी एक इंसान की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ जलते हुए चीख रहे हों। कॉरिडोर की सारी परछाइयां भी उसी वक्त चीखने लगी। मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कान के अंदर कुछ गर्म बह रहा हो। मैंने हाथ लगाया, खून। मैं और नैना लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचे, पर दरवाजा लगभग बंद हो चुका था। लिफ्ट के अंदर पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में मुझे कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे लिफ्ट के अंदर पहले से कोई खड़ा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से लोहे के उन भारी दरवाजों के बीच अपना हाथ डाला और उन्हें बाहर की तरफ धकेला। मेरे हाथों की चमड़ी गर्म लोहे से चिपक रही थी। जलने की बू मेरी स्किन से उठ रही थी, पर डर दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैंने नैना को लिफ्ट के अंदर धक्का दिया और खुद भी अंदर गिर पड़ा। उसी पल वो जली हुई औरत लिफ्ट के गैप में अपना चेहरा ले आई। उसका पिघला हुआ चेहरा, वो लाल आंखें और उसके मुंह के अंदर हिलती हुई काली जीभ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक अजीब
खौफनाक शांति के साथ बोली, तुमने वही किया जो उसने चाहा था। अचानक उसके पेट के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वाह! मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और उसके बंद होते ही किसी ने बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। थक 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 थक। लिफ्ट अचानक फ्री फॉल में गिरने लगी। वर्र वर्र। मेरा और नैना का शरीर हवा में उछल गया। डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर्स इतनी तेज घूम रहे थे कि वो पढ़े नहीं जा रहे थे। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 0। लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। डिस्प्ले पर नंबर्स की जगह अजीब सिंबल्स ब्लिंक होने लगे, जैसे किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा हो। लिफ्ट के कोने से धीरे धीरे काला पानी बहने लगा। उस पानी में जलने की बू थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ, वो पानी नहीं था, वो खून था। लिफ्ट एक भयानक झटके के साथ रुकी। हम दोनों फ्लोर पर गिरे हुए थे। नैना बिल्कुल खामोश थी। उसका सर मेरे घुटने पर था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। लिफ्ट के अंदर राख भरी हुई थी, जैसे सदियों से यहां कोई मरा पड़ा हो। और लिफ्ट की स्टील वॉल पर अंदर की तरफ से खुरचे हुए निशान बने हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ देम, जैसे बहुत सारे लोग कभी यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हों। अचानक मेरी फ्लैशलाइट एक कोने पर रुकी। वहां किसी ने उंगलियों से दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांसें रुक गईं। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, हम हॉस्पिटल में थे। पुलिस ने मुझसे सवाल पूछे। जब मैंने उन्हें लिफ्ट नंबर 6 और 6th फ्लोर की बात बताई तो इंस्पेक्टर ने अजीब नजरों से मुझे देखा। उसने कहा, बेटा तुम सदमे में हो। उस बिल्डिंग में 6th फ्लोर तो छोड़ो, लिफ्ट नंबर 6 नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां सिर्फ 5 लिफ्ट्स हैं और वो सब नॉर्मल हैं। मैंने उन्हें मैनेजर के बारे में बताया, पर पुलिस ने कहा कि उस बिल्डिंग में कोई ओल्ड मैनेजर काम ही नहीं करता। वो बिल्डिंग तो पिछले 10 साल से एक ऑटोमेटेड सिस्टम पर चल रही है। मेरा दिमाग घूम गया। क्या वो सब एक वहम था? मैंने धीरे से नैना की तरफ देखा। वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने धीरे से मेरी तरफ गर्दन घुमाई और मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में वो पुरानी बात नहीं थी। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी काली राख लगी हुई थी और उसकी आंखों में एक पल के लिए मुझे वही लाल चमक दिखाई दी जो उस जली हुई औरत की आंखों में थी। हमने वो बिल्डिंग हमेशा के लिए छोड़ दी, पर डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 2 महीने तक सब नॉर्मल लगता रहा। नैना पहले की तरह बिहेव करने लगी थी, या शायद मैं खुद को ये यकीन दिलाना चाहता था। लेकिन कभी कभी रात को मेरी आंख खुलती तो वो बेड पर बैठी अंधेरे में चुपचाप मुझे देखती रहती, और जैसे ही मैं उसे आवाज देता वो धीरे से वापस लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार मैंने उसके बाथरूम के मिरर पर उंगलियों के काले निशान देखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट की दीवार पर थे। मैंने खुद को समझाया कि ये सब ट्रॉमा है, पर फिर वो दिन आया। मैं एक मॉल गया था। सब कुछ नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, शॉपिंग बैग्स लेकर घूम रहे थे, बच्चे भाग रहे थे। कुछ देर के लिए मुझे लगा शायद वो सब पीछे छूट गया। मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था। मेरी नजर डिजिटल डिस्प्ले पर पड़ी। नंबर्स ब्लिंक हो रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5 और अचानक लाल रंग में 6 चमक उठा। उसी सेकंड मॉल की लाइट्स एक बार फ्लिकर हुई। मेरी सांसें अटक गईं। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक चलने की तेज बू। मेरे फोन ने वाइब्रेशन की। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। मैंने मैसेज खोला, राघव, इस बार तुम अकेले आओगे।
मेरे हाथ कांपने लगे। दूसरा मैसेज आया, नैना तो मेरे पास ही है। मेरी रीढ़ में बर्फ सी उतर गई। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। नैना मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ वही सफेद खालीपन, वही जो मैंने उस रात 6th फ्लोर पर देखा था। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, तुमने गलत हाथ पकड़ा था। मेरा खून जम गया, क्योंकि उसकी आवाज के साथ एक और आवाज भी आ रही थी, एक जलती हुई औरत की आवाज। लिफ्ट के अंदर से अचानक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। मॉल के बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। और फिर लिफ्ट के स्टील फ्लोर पर धीरे धीरे काली राख फैलने लगी। उस राख में किसी ने उंगली से एक नंबर लिखा, 6। दोस्तों, अगर आप ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना। क्या आपके कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया है? क्या आपको जली हुई बू आ रही है? या फिर क्या आपके घर की लिफ्ट बिना बटन दबाए खुद चलती है? अगर हां, तो शायद वो अब आपको भी देख रही है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो साथ घर भी आ जाती हैं। और अगर आज रात आपकी लिफ्ट 5 के बाद भी ऊपर चली जाए, तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम यहां तक टिककर ये कहानी सुन गए हो, तो अब सच बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कभी बिना वजह किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो, या रात को अचानक से अजीब आवाजें सुनी हो, या लगा हो कि तुम अकेले नहीं हो? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कहानी पढ़ता हूं, और हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अगली वीडियो बन जाए। और हां, अगर तुम में दम है तो स्क्रीन पर जो अगली कहानी दिख रही है उसे पूरा सुनकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।